जीव विज्ञान की आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए मींस डीएनए का पुनर्संयोजन। इस शब्द की हम व्याख्या करें तो रिकॉम्बिनेशन पुनः संयोजन। इसमें क्या होता है, डीएनए के अणु में किसी प्रकार का कोई चेंज करना हो या दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ना हो, वह डीएनए पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया के लिए हम डीएनए इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक होती क्या है? इस टेक्निक में हम डीएनए के विशेष सेगमेंट के क्रम को तैयार कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए के जिस खंड या जिस गुण के सेगमेंट को हम चाहते हैं उसकी कई कॉपियां तैयार कर लेते हैं। वैसे तो प्राकृतिक रूप में जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उसमें एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। उस प्रक्रिया में भी डीएनए के नए सेगमेंट तैयार किए जाते हैं। पर डीएनए रिकॉम्बिनेशन से हमारा तात्पर्य है कि हम डीएनए के इच्छित सेगमेंट की कई कॉपियों को तैयार कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पौधे या जीवों जिनके हम सेगमेंट की कॉपियां बनाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा उनकी कई कॉपियों को तैयार किया जा सकता है। अब डीएनए कॉम्बिनेशन होता कैसे है, इसको हम ऐसे समझते हैं। अब इसका पहला प्रोसेस है वह है प्रिपेयरिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए का पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट। सबसे पहले हमने उस डीएनए के सेगमेंट को तैयार करना है जिसकी कॉपी को हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जिस डीएनए पर वर्क करना चाहते हैं उस डीएनए को प्राप्त करते हैं। तो जब डीएनए को हम किसी कोशिका से प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमको डीएनए को कोशिका से बाहर निकालना पड़ता है। तो कोशिका जिस प्रकार की होती है उसमें उसी प्रकार के एंजाइम की सहायता ली जाती है। जैसे यदि कोशिका के बाहर की भित्ति सेल्यूलोज की बनी है तो हम उस समय सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। यदि उसकी बाहर की भित्ति काइटिन की बनी है जैसे फंगस कोशिकाओं में होती है तो उस समय हम काइटिनेज एंजाइम की प्रोसेस लगाएंगे। तो इन प्रोसेस के द्वारा हम कोशिका भित्ति को भेद कर उस डीएनए सेगमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमने देखना है कि डीएनए के हम किस सेगमेंट या किस पार्ट की हम कॉपियां बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास यहां पर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये पेपर में बहुत बार आता है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सीजर या रासायनिक चाकू किसे कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, अर्थात यह आणविक या रासायनिक चाकू भी कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये डीएनए को एक बेस सीक्वेंस में काट देता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के जिस सेगमेंट की हम कॉपी करना चाहते हैं उस सेगमेंट को यह काट लेता है। कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस समय हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस हम क्या करते हैं, जिस डीएनए के जिस सेगमेंट की हम कॉपी बनाना चाहते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा उसको कट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप इसमें आता है, इस जो हमको सेगमेंट हमने हम काट लिया है, ज्वाइनिंग द सेगमेंट विद प्लाज्मिड वेक्टर। जो दूसरा हमारे पास है वो है कि हम इस डीएनए सेगमेंट को किसी प्लाज्मिक वेक्टर से जोड़ देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्लाज्मिक वेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि जीवाणु कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस के बाहर यह डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड एक अणु होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है।
यह केंद्रक के बाहर होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। और यह कोशिका जब विभाजन होता है उसके अलावा ये 100 मीन्स इसके अंदर खुद द्विगुणन या रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। यह जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड के पास साइट ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसे ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, अर्थात जहां पर इसको कट किया जा सकता है। तो प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो कि कोशिकाओं में न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है और इसके अंदर खुद ब खुद रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। तो हम क्या करते हैं, जीवाणु कोशिकाओं से या बैक्टीरियोफेज वायरस से इस प्रकार प्लाज्मिड को प्राप्त कर लेते हैं। अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा हमने डीएनए के किसी स्ट्रैंड को कट किया था, उसी के द्वारा हम इस प्लाज्मिड को भी कट कर लेते हैं। और जब इसको यहां पर कट कर लेते हैं तो इस डीएनए के सेगमेंट को इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है। यहां पर इसको हम ये जोड़ देते हैं। इस प्रकार इस सेगमेंट को प्लाज्मिड के साथ ज्वाइंट कर लिया जाता है। इस कार्य के लिए हमको लाइगेज एंजाइम यहां पर सहायता करता है। अब जो प्राकृतिक प्लाज्मिड होते हैं उनमें एक अच्छे वेक्टर मतलब जो इस सेगमेंट को आगे को ले जाएगा, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। सारे गुण नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इस कैरेशिया कोलाई, यह एक जीवाणु है, इसके द्वारा एक सबसे पहला जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया उसको PBr322 कहते हैं। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। यहाँ P जो होता है वह काहे के लिए स्टैंड होता है, प्लाज्मिड के लिए, और जो B और R हैं वो क्रमशः बोलिवर और रॉड्रिगेज यानी कि जिन साइंटिस्टों ने इसको बनाया उनके नाम पर है। और जो 322 है यह इसको अन्य प्लाज्मिड से डिफरेंस यानी कि भिन्न रखने के लिए नंबर दिया गया था। तो सबसे पहले जो हमारा प्लाज्मिड बनाया गया था इस कैरेशिया कोलाई के जीवाणु की सहायता से, उसे PBr322 कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने डीएनए सेगमेंट जिसकी कॉपियां बननी है उसको प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात प्लाज्मिड में कट लगाकर लाइगेज एंजाइम की सहायता से उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को हमने प्लाज्मिड में जोड़ दिया। जब हम प्लाज्मिड वेक्टर में डीएनए के सेगमेंट को जोड़ देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे इंसर्शन मींस उस होस्ट सेल में इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जब उस प्लाज्मिड वेक्टर में हम डीएनए सेगमेंट को जोड़ देते हैं उसके बाद उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब होस्ट सेल में हम किसी डीएनए को एंट्री कराएंगे तो होस्ट सेल उस डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि डीएनए किसी और सेल का था। पर चूंकि जो प्लाज्मिड है वो उस होस्ट सेल का ही भाग है, इसलिए प्लाज्मिड के साथ वो डीएनए सेगमेंट जा रहा है। इसलिए यह सेल जो होती है उस जो बाहर से डीएनए आ रखा है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इंसर्शन के बाद अगला हम क्या करते हैं, कल्चर। अब हम इस सेल को अंदर कल्चर कर लेते हैं। कल्चर के लिए हमारे पास यहाँ पर बायोरिएक्टर होते हैं। तो बायोरिएक्टर में कई सारे कल्चर मीडियम होते हैं जहां पर्टिकुलर जीवाणु कोशिका को कल्चर कराया जाता है। जब वहां कल्चर होता है तो इसकी बहुत सारी कॉलोनियां बन जाती हैं क्योंकि जीवाणु के अंदर डिवीजन जो होता है फिजन विधि से होता है, विखंडन विधि से होता है, काफी तेजी से होता है। तो क्या होता है, कल्चर के अंदर बहुत सी जीवाणु कोशिकाएं, जितनी जीवाणु कोशिकाएं बनेंगी, जितने प्लाज्मिड सेल बनेंगी, उतने ही हमारी डीएनए की कॉपी क्या होंगी, बनती चली जाएंगी।
तो इंसर्शन कहते कल्चर होता है, तो बायोरिएक्टर के माध्यम से बहुत सारी उनकी कॉपियां तैयार की जाती हैं। उसके पश्चात क्या होता है, लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ सेगमेंट और प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोशिका के अंदर बहुत सारे डीएनए सेगमेंट बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये डीएनए सेगमेंट कोशिका के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन, जिसको कि हम पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं, हमने उसमें क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अनुलेखन, अनुवादन। तो डीएनए सेगमेंट क्या करता है, अपने गुणों को शो करेगा। शो कैसे करेगा, पहले अनुलेखन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन के द्वारा अपने गुणों को शो करेगा। तो जो पर्टिकुलर सेगमेंट के गुण होते हैं वो उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, या हम इस समय अपने अध्ययन के लिए उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को हम वहां से आइसोलेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए में हमको अंत में उस डीएनए सेगमेंट से संबंधित हमको उत्पाद मिलने शुरू हो जाते हैं। अब डीएनए रिकॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन क्या है, इनकी विशेषता क्या है, तो इस समय सबसे ज्यादा याद रखें, कोई भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन बनाने में डीएनए रिकॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। उसी के अलावा प्रोटीन थेरेपी, प्रोटीन थेरेपी का मतलब, क्योंकि जब वो अपने प्रोडक्ट को शो करता है तो प्रोटीन थेरेपी मीन्स इंसुलिन, जो इंसुलिन यानी कि डायबिटीज में जो हम इंसुलिन के हार्मोन इंजेक्शन देते हैं वो सब के सब रिकॉम्बिनेशन डीएनए के प्रोडक्ट हैं। इसी के अलावा जीन थेरेपी, ये तो वैक्सीन से बन गए, प्रोटीन थेरेपी से इंसुलिन बन गया। इसी प्रकार जीन थेरेपी में जैसे किसी को हीमोफीलिया यदि रोग हो जाता है तो उसके ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो इस थेरेपी के द्वारा उसके ब्लड को क्लॉट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए जो होता है उसके द्वारा हम कई प्रकार के आनुवांशिक रोगों की या शरीर से संबंधित रोगों की हम क्या कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते। आपको हमारी आज की कक्षा कैसे लगी, तो आप इसे हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद चारू सर में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।